मेरे नौजवान साथियों, आज मैं फिर पूर्व की भांति आपके सामने इस पंक्ति को लिखता हूँ। लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। आज टॉपिक होगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। लेक्चर नंबर आज 3 होगा। लेक्चर नंबर ये 3 होगा। ये लेक्चर नंबर आज 3 होगा। अब आज हम लोग इसमें देखते हैं कि हम पिछले दिन आपसे बात किए थे कि भाई राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा होता है। और ये भी बात हमने आपसे कहा था, इसमें आम जनता भाग नहीं लेती है। और इसमें भाग कौन लेते हैं भाई? तो जो इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर होते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य 1। सेकंड पॉइंट हमने आपसे कहा था कि देश के सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य 2। और तीसरा बात मैंने आपसे कहा था कि जो संघ शासित प्रदेश हैं उनके जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। और भाग जो लेंगे तब इसमें क्या किया जाता है कि मूल्य निकाला जाता है। तो किसका मूल्य निकाला जाता है? एक एमएलए का कितना मत मूल्य होगा। तो इसमें एमएलए का और एमपी का मत मूल्य निकाला जाता है। तो इसमें एक एमएलए का पहला फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि एक एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एक एमएलए का मत मूल्य। तो इसका एक एमएलए का जो मत मूल्य होता है तो वो कितना होता है भाई? तो इसका यदि निकालना होता है तब निकाला जाता है, ऐसे निकाला जाता है कि भाई एक एमएलए का ये मत मूल्य, ये जो एक एमएलए का जो मत मूल्य होगा वो ऐसा होगा। एक एमएलए का मत मूल्य बराबर होता है राज्य की कुल जनसंख्या, बटे इसमें क्या होता है? निर्वाचित एमएलए का मत मूल्य, निर्वाचित एमएलए का कुल मत मूल्य, निर्वाचित एमएलए का कुल मत मूल्य और भागा यहाँ पर दिया जाता है 1000। ये 1000 दिया जाता है। इसका मतलब हुआ कि एक एमएलए का मत मूल्य और कितना हो जाएगा भाई? टोटल जनसंख्या अब बटे निर्वाचित एमएलए का कुल मत मूल्य, संबंधित राज्य का, जिस राज्य से वो रिलेटेड होंगे उसका, संबंधित राज्य का। तो भाई ये निकालेंगे तो कहता है कि यदि 500 यदि रिमाइंडर रह जाए,
रिमाइंडर, यदि 500 रिमाइंडर रह जाए तब इसको एक मत मूल्य मान लिया जाएगा। एक मत इसको क्या मान लिया जाएगा, ये मान लिया, एक मत मूल्य इसको क्या किया जाएगा, ये मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से एक एमएलए का क्या निकाला जाता है, मत मूल्य निकाला जाता है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए। तो जो द वैल्यू ऑफ जो वोट है इसको क्या कहते हैं भाई, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ elected MLAs। तो इसका कैसे निकाले भाई, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, और क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड 1000, और यहाँ पर हम लोग बाय में लिख देंगे टोटल वैल्यू ऑफ टोटल elected MLAs concerned states। तो और रिमाइंडर यदि इसका रह गया, रिमाइंडर यदि रह गया 500, तो इसको हम लोग मान लेंगे एक मत मूल्य इसको मान लेंगे। तो इस प्रकार से एक एमएलए का क्या निकाला जाता है, ये वैल्यू निकाला जाता है। एक एमएलए का वैल्यू, एक एमएलए के मत का मूल्य ये निकाला जाता है इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम किसका निकालते हैं भाई, इसी प्रकार से एक एमपी का निकालते हैं। तो एक एमपी का मत मूल्य बराबर क्या होता है, एक एमपी का मत मूल्य बराबर ये कितना हो जाएगा, तो कहता है सभी राज्यों के निर्वाचित एमएलए का मत मूल्य बटे, ये क्या हो जाएगा, दोनों सदनों के, ये दोनों सदनों के निर्वाचित एमपी के कुल मत मूल्य। तो इस प्रकार से इसका एक एमपी का क्या निकल जाएगा, ये मत मूल्य निकल जाएगा। और इसका जो मूल उद्देश्य होता है कि भाई इस प्रकार से ताकि सभी को समानुपातिक रूप से उसको क्या मिल जाए, उसका वैल्यू निकल जाए। और यहाँ पर जो देखा जाता है कि एक निर्धारित कोटा का मत, तो जब कभी भी एमएलए, जब कभी भी राष्ट्रपति को मत दिया जाता है, राष्ट्रपति को ये क्या दिया जाएगा, मत दिया जाएगा। तो ये किस आधार पर होगा, कहता है अपने पसंदीदा क्रम के आधार पर दिया जाएगा। अपने पसंदीदा क्रम के आधार पर क्या दिया जाएगा, मत दिया जाएगा। यानी ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस, जो कास्ट हिज वोट और देयर वोट ऑन द बेस ऑफ प्रेफरेंस, यही प्रेफरेंस के आधार पर ऑन द बेस ऑफ प्रेफरेंस, किसके आधार पर, पसंदीदा क्रम के आधार पर क्या दिया जाएगा, मत दिया जाएगा। ये पसंदीदा क्रम के आधार पर क्या दिया जाएगा, ये मत दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं कि भाई किस प्रकार से ये दिया जाएगा। तो अब कहता है कि ये जब ये मत हो जाएगा तब कहता है कि राष्ट्रपति को कितना मिलना चाहिए मत। तो कहता है कि राष्ट्रपति को जो मत मिलना चाहिए वो
एक निर्धारित कोटा का मत मिलना चाहिए। ये जो राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति को एक निर्धारित कोटा का क्या मिलना चाहिए, मत मिलना चाहिए। यदि वो निर्धारित कोटा का मत प्राप्त कर लेता है तो उस अवस्था में उनकी क्या हो जाएगी, वो जीत हो जाएगी। और यदि निर्धारित कोटा का मत प्राप्त नहीं होता है तब वो क्या हो जाएंगे, वो हार जाएंगे। तो ये निर्धारित कोटा का क्या है भाई, तो उसका कोटा क्या है, विशेष बहुमत प्राप्त करने का एक तरीका है। तो यहाँ कोटा बराबर इसका क्या हो जाता है भाई, ये कोटा इक्वल टू क्या होता है भाई, तो इसमें कहता है टोटल वैल्यू ऑफ वोट। यही क्या कहता है, टोटल वैल्यू ऑफ ये क्या है, वोट। और बाय कितना होता है 2, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाता है 1। यही ये निर्धारित कोटा का मत है। इसी निर्धारित कोटा के मत को उनको क्या करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा। तो वही प्राप्त करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट कितना हो गया, मान लेते हैं इतना हो गया, 5 लाख हो गया। और हम यदि इसको +1 कर देते हैं, अब बाय कितना करते हैं 2, तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इतना हमारा क्या होना चाहिए, ये कोटा प्राप्त कर लिया। और जब ये कोटा प्राप्त कर लिया तो इससे राष्ट्रपति क्या हो जाएंगे, ये जीत जाएंगे। मान लेते हैं कि यदि इस निर्धारित कोटा का मत प्रथम मतगणना क्रम से नहीं जीता, प्रथम मतगणना क्रम में प्रथम मतगणना क्रम से प्रथम मतगणना के क्रम से इन्हें निर्धारित कोटा का मत प्राप्त नहीं हुआ, निर्धारित कोटा का मत प्राप्त नहीं हुआ तो फिर उसको क्या किया जाएगा कि दूसरे चरण के मत को गिन करके उनको निर्धारित कोटा का मत प्रदान कर दिया जाएगा। दूसरे चरण के, ये दूसरे क्रम के मत को गिन कर उनको क्या कर दिया जाएगा, निर्धारित कोटा का मत प्राप्त करवा दिया जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति चुनाव के लिए इनको निर्धारित कोटा का मत प्राप्त हो जाएगा और वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कैसे एमएलए का मत मूल्य निकाला जाता है, एक। दूसरा, कैसे जाकर के एमपी का मत मूल्य निकाला जाता है। और तीसरा बात हम लोगों ने देखा कोटा निर्धारित करने का इसका प्रोसेस क्या है, व्हाट आर द प्रोसेस, क्या चीज़ का ऑफ कोटा का क्या, कैसे इसका प्रोसेस है, किस आधार पर कोटा को निर्धारित किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसका पावर, इसका हम लोग देखते हैं कार्य एवं शक्ति। ये राष्ट्रपति का कार्य एवं इसका क्या है, कार्य एवं इनका क्या है, ये कार्य एवं शक्ति। पावर्स एंड फंक्शन, इसको हम लोग कहते हैं पावर्स एंड फंक्शन, ये पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उसका क्या पावर है, क्या जाकर के उसकी शक्तियां हैं, इसी को हम लोगों ने देखा। तो हम पहले ही आपसे कह दिए हैं, ऑलरेडी आई हैव सेड यू विद इन आर्टिकल 53 कि जितना भी पावर है, ऑल पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स विल बी वेस्टेड इन हिम। उसमें क्या होगा, सारी कौन शक्तियाँ होगी, एग्जीक्यूटिव पावर उसमें निहित होगा। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि इनके पास क्या एग्जीक्यूटिव पावर है, इनके पास क्या है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, पहला इनका देखते हैं कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका ये शक्ति। एग्जीक्यूटिव पावर ये है एग्जीक्यूटिव पावर, ये है कार्यपालिका शक्ति। तो हम तो आपको कहते हैं कि भाई सारे संघीय कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, प्रेसिडेंट में है। यानी ऑल यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स
क्या कहता है भाई, ऑल यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर, ऑल यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स वेस्टेड किस में है, वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। ये है ये प्रेसिडेंट में है। ये आर्टिकल 53 में है कि संघीय कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, राष्ट्रपति में। ये राष्ट्रपति में ये क्या है, ये निहित है। संघीय कार्यपालिका शक्ति ये राष्ट्रपति में निहित है। तो इसके आधार पर ये क्या करते हैं, ये कुछ नियुक्तियां करते हैं। इसी आधार पर ये क्या करते हैं, कुछ नियुक्तियां करते हैं। यानी जो हायर ऑफिशियल्स पावर है उनकी ये क्या करते हैं, ये नियुक्ति करते हैं। ये क्या करते हैं, अपॉइंट्स। ये क्या करते हैं, अपॉइंट्स। उनकी ये क्या करते हैं, ये नियुक्ति करते हैं। ये क्या करते हैं, अपॉइंट्स। उनका ये क्या करते हैं, अपॉइंट्स करते हैं। इनका ये नियुक्ति करते हैं। तो नियुक्ति में किसका होगा भाई, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये है प्रधानमंत्री है। ये क्या है भाई, मंत्री है। ये कौन है भाई, ये गवर्नर है। ये कौन है भाई, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। चौथा में हाई कोर्ट के जज हैं। हाई कोर्ट के ये क्या है भाई, जज हैं। छठा में कौन है भाई, CAG है। सातवां में कौन है भाई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, यानी भारत का महान्यायवादी है। ये भारत का महान्यायवादी। तो ये सब का ये क्या करते हैं, ये नियुक्ति करते हैं। इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमिश्नर है। ये है इलेक्शन कमीशन के सभी सदस्यों और अध्यक्षों को, ये इलेक्शन कमीशन का है। यूपीएससी के चेयरमैन एवं अन्य सदस्यों को। तो इस प्रकार से इनकी बहुत सारी क्या ये करते हैं, हाई ऑफिशियल्स जो होते हैं, अधिक से बड़े पदों पर जो बैठे हुए हैं, उनकी ये क्या करते हैं, उनकी ये नियुक्ति करते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव पावर को देख लिया कि भाई इनका एग्जीक्यूटिव पावर क्या है। इसी प्रकार से इसका कौन पावर है भाई, इसी प्रकार से इनका विधायिका संबंधी अधिकार है। ये क्या है, विधायिका। ये है विधायिका संबंधी, ये क्या है, ये विधायिका संबंधी अधिकार। ये है लेजिस्लेटिव पावर। ये क्या है, लेजिस्लेटिव। ये लेजिस्लेटिव, ये क्या है, ये है लेजिस्लेटिव, ये है लेजिस्लेटिव पावर। तो मेरा कहना ये है, ये जो विधायिका है, तो विधायिका का मूल काम क्या है, तो प्राइमरी वर्क इज दैट टू मेक लेजिस्लेशन। यानी इसका प्राथमिक कार्य क्या है, ये प्राथमिक कार्य इसका क्या है, विधान का निर्माण करना। ये विधान का क्या करना, ये विधान का निर्माण करना, यानी विधि को बनाना। ये विधि को ये क्या करना, ये बनाना, निर्मित करना। टू मेक लेजिस्लेशन, इसका जो प्राइमरी वर्क है, प्राइमरी वर्क इज दैट, ये प्राइमरी वर्क इसका क्या है, टू मेक लेजिस्लेशन। इसका प्राइमरी कार्य है क्या करना है, विधि का निर्माण करना है। और आप तो जानते ही हैं कि जब तक ये किसी विधि पर ये साइन नहीं करेंगे, जब तक ये किसी विधेयक पर ये साइन नहीं करेंगे, हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तब तक जाकर के वह विधि नहीं बन सकता है। जैसे कि मैं बोलूँ, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, ये है राष्ट्रपति, ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा। मान लेते हैं कोई विधि हुआ, मान लेते हैं कि कोई बिल पारित हुआ भाई, तो भाई जो कोई बिल है, मे बी एनी बिल, कोई बिल है, तो ये कहाँ आएगा भाई, ये आएगा लोकसभा। तो कितना मत से पारित होगा भाई, ये 2/3 से। फिर ये लोकसभा से भी पारित हो जाएगा, तब ये कहाँ जाएगा भाई, ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। यहाँ से पारित होगा तब राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास क्या चीज़ के लिए जाएगा, ये साइन कराने के लिए। इस पर क्या कराने के लिए, हस्ताक्षर
इस पर हस्ताक्षर कराने के लिए जाएंगे, ये राष्ट्रपति के पास क्या जाएंगे, हस्ताक्षर कराने के लिए। अब ये जब साइन कर देंगे तो यही विधेयक क्या बन जाएगा, यही विधेयक विधि बन जाएगा, यही विधेयक क्या बन जाएगा, ये लॉ बन जाएगा। और तब यही लॉ भारत सरकार के पत्र में शामिल हो जाएगा, इंडिया गजट में शामिल हो जाएगा। यदि ये साइन नहीं करते हैं तो फिर ये कभी भी ये क्या नहीं बन सकता है, ये लॉ नहीं बन सकता है। इसीलिए कहा जाता है इसके पास कौन चीज़ का अधिकार है, लेजिस्लेशन का अधिकार है। कौन अधिकार कहते हैं, टू मेक लेजिस्लेशन, यानी कौन पावर कह सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव कहते हैं, ये विधायिका संबंधी अधिकार कहते हैं, यानी लेजिस्लेचर पावर कहते हैं, राइट। देखिए दूसरी बात ये क्या करता है, तो कहता है सेशन को ये क्या करता है, सत्रावसान करता है, सत्रावसान, सेशन का ये क्या करता है, सत्र का सत्रावसान करता है। और सत्र को सबसे पहली बार ये क्या करते हैं, सत्र को संबोधित करते हैं, ये सत्र को क्या करते हैं, ये संबोधित करते हैं। फिर ये कौन सा काम करते हैं, ज्वाइंट मीटिंग जो होता है, ये जो संयुक्त अधिवेशन, ये संयुक्त अधिवेशन को ये क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, ये संबोधित करते हैं। एड्रेस किसको, ज्वाइंट मीटिंग, ये ज्वाइंट मीटिंग को करते हैं। ये संयुक्त अधिवेशन में ये दोनों का मेंबर होते हैं, लोकसभा से और किससे होते हैं भाई, ये राज्यसभा से होते हैं। और इनका वर्णन किस में कर दिया गया है, आर्टिकल 108 में। एकदम याद रखिएगा, ये जगह संयुक्त अधिवेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। ये इसमें ये संयुक्त अधिवेशन की जो संबोधन जो करते हैं तो यही करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको क्या देख लिया, ये विधायिका संबंधी अधिकार को हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्षमा संबंधी अधिकार। इसमें हम लोग देखते हैं इसका क्षमा संबंधी अधिकार क्या है भाई, ये क्षमा संबंधी अधिकार, ये क्षमा संबंधी अधिकार, ये क्षमा संबंधी ये क्या है अधिकार। फॉरगिवनेस पावर, ये क्या है, फॉरगिवनेस ये क्या है, ये है पावर। इसका जो क्षमा संबंधी अधिकार है ये क्या है भाई, क्षमा संबंधी अधिकार में, तो चूंकि क्षमा संबंधी अधिकार में ये इसका मूल क्या दिया गया है, ये क्या कर सकते हैं, ये न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या जो न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को ये क्या कर सकते हैं, ये माफ़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या माफ़ कर सकते हैं भाई, तो नंबर 1 ये मृत्यु दंड को माफ़ कर सकते हैं, मृत्यु दंड को ये क्या कर सकते हैं, ये माफ़ कर सकते हैं। डेथ जो पनिशमेंट है उसको ये क्या कर सकते हैं, डेथ पनिशमेंट, ये डेथ पनिशमेंट को ये क्या कर सकते हैं, ये माफ़ कर सकते हैं। सेकंड बात, इसको क्या कर सकते हैं कि जो सैन्य न्यायालय के द्वारा दिया गया दंड है उसको भी माफ़ कर सकते हैं। सैन्य न्यायालय के द्वारा, सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को ये क्या कर सकते हैं, ये माफ़ कर सकते हैं, ये माफ़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनको माफ़ करने का इसको क्या है, अधिकार है। और इसका वर्णन किस में दिया गया है, आर्टिकल 72 में दिया गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्षमा संबंधी अधिकार का वर्णन किस में है, आर्टिकल 72 में है। ये क्षमा संबंधी अधिकार का ये वर्णन कितना में है, आर्टिकल 72 में है। तो 72 के तहत ये क्या करते हैं, क्षमा करते हैं। अब इसमें जो क्षमा का है इसका प्रकार अलग अलग है। तो इसमें क्या क्या है भाई, इसको किस आधार पर हम लोग देखते हैं। तो जो क्षमा जो कर है तो उसमें क्या कर सकते हैं भाई, तो पहला हम लोग इसको देखते हैं, ये क्षमा कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्या कर सकते हैं, प्रविलंबन। और तीसरा इसका क्या कर सकता है भाई, प्रविलंबन। तीसरा है विराम। चौथा क्या कर सकते हैं, इसमें परिहार, ये क्या कर सकते हैं, परिहार। और पांचवा में क्या कर सकते हैं, लघुकरण, यही है लघुकरण। तो ये पांच इसका टाइप है। तो क्षमा यदि किसी को ये करेंगे तो इसका मतलब है कि वो जितना भी अभियोग है
वो सब का सब क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इस पर किसी भी प्रकार का अभियोग नहीं रहा है, चाहे वह पहले भी किया हो या बाद में किया हो, वो सब का सब वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। सारे अपराध इसमें क्या हो गए भाई, सारे अपराध ये क्या कर दिए गए, ये क्षमा कर दिए गए। क्षमा यानी सारे अपराध क्या हो गया, उनका समाप्त हो गया। अब कुछ भी इसमें नहीं बचा है। इसी को हम लोग कहते हैं पार्डन। यही सारा अधिकार ये क्या कर दिया गया, ये क्षमा कर दिया गया। इसके बाद क्या है, प्रविलंबन। तो प्रविलंबन में क्या होता है भाई, प्रविलंबन, ये प्रविलंबन यानी इसमें क्या है, तत्काल के लिए, तत्काल के लिए दंड को क्या किया गया है, तत्काल के लिए दंड को स्थगित किया गया है, स्थगित किया गया है। तत्काल के लिए दंड को स्थगित किया गया है। इसका मतलब यह है कि कोई कारण है, मान लो कोई विषम परिस्थिति आ गई, मान लो कि अभी कोरोना पीरियड है और बहुतों का केस जा करके क्या है भाई, वो पड़ा हुआ है, राष्ट्रपति को समय नहीं है, परिस्थिति विषम है, तो इस अवस्था में तत्काल के लिए उसको क्या कर देते हैं, ये टाल देते हैं या आगे बढ़ा देते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये तत्काल के लिए दंड को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दंड समाप्त हो गया, ये नहीं। अभी चूँकि समय नहीं है, परिस्थिति नहीं है, किसी कारणवश आपके दंड को क्या कर दिया गया है, तत्काल के लिए स्थगित किया गया है, लेकिन दंड तो मिलेगा। तीसरा में कौन है भाई, तीसरा में, थर्ड में है विराम। तीसरा में क्या है, ये है विराम। तो विराम का मतलब क्या है, ये विशेष परिस्थिति में होता है। ये विशेष परिस्थिति में इसको क्या किया जाता है, ये विशेष परिस्थिति में इसको क्या किया जाता है, ये विराम दिया जाता है। यहाँ विशेष परिस्थिति से खास करके, जैसे कि मैं बोलूँ कोई महिला है, वो गर्भवती है, मान लेते कोई महिला है वो क्या है, गर्भवती है, और उस पर बहुत प्रकार का अभियोग है। उस पर क्या है भाई, उस पर अभियोग है, उसको फांसी की सज़ा है या कोई कठोर दंड है, इस प्रकार की बात है। तो जैसे उसको फांसी की सज़ा दिया जाएगा, तो दोषी तो वह महिला है, लेकिन उनके गर्भ में पलने वाला बच्चा वह तो दोषी नहीं है। तो यदि महिला को फांसी दे दिया जाएगा तो गर्भ में पलने वाले बच्चे का डेथ हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या दिया जाता है, विराम, यानी जब तक प्रसवावस्था के बाद उसका क्या किया जाएगा, जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं दे देती है तब तक उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी। तो विषम परिस्थिति में ऐसी बातें लाई जाती है और इसी को क्या कहा जाता है, विराम। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं परिहार में क्या होता है भाई। ये परिहार में कौन सी बात होती है, तो परिहार में होती है कि दंड की प्रकृति को बदले बिना, दंड की प्रकृति को बदले बिना उनकी मात्रा में परिवर्तन कर दिया जाता है। उनकी मात्रा में ये क्या किया जाता है, परिवर्तन कर दिया, उनकी मात्रा में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो दंड की प्रकृति को बदले बिना उनकी मात्रा में परिवर्तन कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं किसी को क्या दिया गया है, आजीवन कारावास दिया गया है। मान लेते हैं किसी को क्या दे दिया गया, आजीवन, ये क्या दिया गया, कारावास। तो आजीवन कारावास को क्या कर दिया गया कि भाई 10 वर्ष के लिए कारावास कर दिया गया, 10 वर्ष के लिए इसको क्या कर दिया गया, कारावास दे दिया गया, कारावास। तो यहाँ पर मात्रा में कमी कर दी गई है, मात्रा में ये क्या कर दिया गया, कमी कर दी गई है, न कि दंड की प्रकृति में कमी किया गया। इसीलिए इसको क्या कहा गया, परिहार कहा गया। अब लघुकरण में क्या है, तो लघुकरण में क्या कर दिया गया, इसमें दोनों काम होता है, दंड की प्रकृति में भी बदलाव होता है और मात्रा में भी कमी होती है। लघुकरण में ये दोनों बात होती है, दंड की प्रकृति में भी, दंड की प्रकृति में भी क्या करता है भाई, परिवर्तन करता है, और दूसरा मात्रा में भी क्या कर दिया जाता है, मात्रा में भी ये कमी कर दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, लघुकरण। जैसे कि मान लिया जाए
किसी को मृत्यु दंड दे दिया गया है, किसी को डेथ दे दिया गया है, ये मृत्यु दंड दे दिया गया है, तो लघुकरण के आधार पर इसको किस में बदला जा सकता है? आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। आजीवन कारावास में इसको क्या कर दिया जा सकता है? ये बदला जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इसके दंड की कैसे कैसे राष्ट्रपति को अधिकार है जो दंड को क्या कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं, प्रविलंबन कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, विराम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके हाथ में ये अधिकार है। लेकिन आप याद रखिए, प्लीज़ रिमेंबर, जो कुछ भी होगा वो सब क्या होगा? वो बिल्कुल मंत्रिमंडल के लिखित आधार पर होगा। यदि मंत्रिमंडल इनको लिखित आधार नहीं देते हैं, लिखित रूप से नहीं प्रदान करते हैं, तो फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हम पहले ही आपको बोले हैं कि इनका हाथ बंधा हुआ है, जो कुछ भी ये करेंगे बस मंत्रिमंडल के इशारे पर करेंगे, उन्हीं के लिखित सूचना के आधार पर करेंगे। इनके बिना यह कुछ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए ये संसदीय सरकार के क्या हैं? ये राष्ट्रपति हैं। इसीलिए यहाँ पर ये सारी बातें, नाम तो इन्हीं का होगा, लेकिन जो कुछ भी किया जाएगा वह मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाएगा। और किनकी नेतृत्व में किए जाएंगे? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके नेतृत्व में ये बात किया जाएगा। अब हम लोग इसमें देखते हैं मिलिट्री पावर, सैन्य न्यायालय, ये सैन्य अधिकार, ये है सैन्य, ये क्या है? ये है सैन्य अधिकार। इसको हम लोग कहते हैं मिलिट्री, ये मिलिट्री, ये है मिलिट्री पावर, ये है मिलिट्री, ये है मिलिट्री पावर। तो जो सैन्य अधिकार है, इसमें सैन्य अधिकार में इनको क्या मिलेगा? ये जो मिलिट्री पावर है, इस मिलिट्री पावर में इनको क्या अधिकार है भाई? तो ये जो होते हैं राष्ट्रपति, जो होते हैं, ये तीनों सेना का प्रधान होते हैं। ये तीनों सेना का, तीनों सशस्त्र सेना सैन्य बल का, तीनों सशस्त्र सैन्य बल के ये क्या होते हैं? ये प्रधान होते हैं। ये प्रधान होते हैं। तो इस लिहाज से ये है चीफ ऑफ दिस 3 आर्म्ड फोर्स। ये क्या है? चीफ ऑफ दिस 3 ये क्या है? आर्म्ड, ये आर्म्ड फोर्सेस, ये तीनों के ये क्या है? ये चीफ है। तो भाई जब ये चीफ है तो इस आधार पर इनको ये अधिकार है। ये क्या कर सकते हैं? ये युद्ध की घोषणा कर सकते हैं, ये शांति की घोषणा कर सकते हैं। तो ये चीज़ इनके पास है। ये क्या कर सकते हैं भाई? ये युद्ध की घोषणा कर सकते हैं, युद्ध की ये क्या कर सकते हैं? ये घोषणा कर सकते हैं। शांति का ये हाथ बढ़ा सकते हैं, शांति का हाथ ये क्या कर सकते हैं? ये बढ़ा सकते हैं। यानी कहने का मतलब वार और पीस इसी के लीडरशिप में होगा। वार एंड ये क्या होगा? ये पीस किसके द्वारा भाई? अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन मैं फिर से वंस अगेन आई एम सेइंग यू कि ये सब जो कुछ भी कार्य होगा वो मंत्रिमंडल के इशारे पर होगा, उनके लिखित सूचना पर होगा। इनके पास अपना कोई अधिकार नहीं है। तो यही मिलिट्री पावर इसका सबसे बड़ा बात हो जाता है कि भाई इसके पास क्या है? सैन्य बल, इसके पास सैन्य बल का ये क्या है? अधिकार है। तो सैन्य अधिकार इसके पास है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद देखते हैं अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश जारी करने का ये क्या है भाई? ये अध्यादेश जारी करने का अधिकार। इसको क्या है? ऑर्डिनेंस ये क्या कर सकते हैं? ये जारी कर सकते हैं। तो ऑर्डिनेंस कब जारी कर सकते हैं? तो कहता है कि जब संसद के दोनों सदनों का सत्र क्या हो चुका हो? सत्र समाप्त हो चुका हो, पहली बात। और इसी बीच और क्या कहता है? इसी बीच यदि कानून बनाने के लिए ज़रूरत पड़ जाए, इसी बीच कानून निर्माण का क्या पड़ जाए? ये ज़रूरत पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में
राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या जारी कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो जो अध्यादेश जो जारी किया जाएगा, तो अध्यादेश का काल कितना होगा? तो अध्यादेश का काल ये क्या होगा? 6 सप्ताह होगा। इसका जो काल होगा ये कितने समय के लिए होगा? ये 6 सप्ताह के लिए होगा। ये 6 सप्ताह के लिए एकदम याद रखिएगा। ये बराबर पूछता है कि अध्यादेश का काल कितना होगा? तो अध्यादेश का काल होगा 6 सप्ताह। इसका समय होगा 6 सप्ताह। यदि 6 सप्ताह के दौरान ये संसद के दोनों सदन यदि इसको मान लेते हैं तो भाई ये क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। और यदि इसको पारित नहीं करते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये संसद ये क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्या घोषणा कर सकते हैं? तो कहता है डिक्लेयर ऑर्डिनेंस। ये डिक्लेयर ऑर्डिनेंस ये क्या करता है? ये जारी करता है। ये डिक्लेयर कर सकता है, ऑर्डिनेंस डिक्लेयर कर सकता है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं इसका वीटो का पावर, वीटो शक्ति, वीटो संबंधी अधिकार। ये है वीटो संबंधी ये है अधिकार। ये है वीटो संबंधी अधिकार। तो वीटो का माने क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीटो? तो वीटो का माने होता है ये वीटो। तो वीटो का अर्थ होता है आई फॉरवर्ड यू। इसका मतलब है आई फॉरबिड। ये है आई फॉरबिड यू। मैं आपको मना करता हूँ। मैं आपको क्या करता हूँ? मना करता। ये मैं आपको मना करता हूँ। तो वीटो पावर जो यहाँ पर दिया गया है, तो भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन वीटो पावर है, अब हमको ये देखना है। तो भारत के राष्ट्रपति को ये जो वीटो पावर है, तो रियल में वीटो पावर तो जो न्यूक्लियर पावर है उसको दिया गया है। तो वीटो पावर यदि विश्व के संदर्भ में यदि देखा जाए तो जो सुरक्षा परिषद में जो लोग हैं, ये सुरक्षा परिषद कहाँ का? ये यूएनओ का सिक्योरिटी काउंसिल। ये क्या है? काउंसिल। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल में है, ये जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर ये क्या है? पावर्स। तो इसको दिया गया है। तो न्यूक्लियर पावर्स में कौन आ जाता है भाई? तो इसमें हम लोग देखते हैं ये इंग्लैंड है। दूसरा हम लोग कौन देख लेते हैं भाई? तो किसको यहाँ पर दिया गया? तो यहाँ पर जो वीटो पावर दिया गया है वो किसको दिया गया? ये इंग्लैंड को। दूसरा किसको दे दिया गया? ये फ्रांस को। ये है फ्रांस को। तीसरा किसको दे दिया? यूएसए को। चौथा किसको दे दिया? ये रसिया को। और पांचवा किसको दे दिया? तो कहता है चाइना को। ये चाइना को। तो इन्हीं के पास क्या है? हमारा है ये वीटो पावर है। ये इसके पास क्या है? ये वीटो पावर्स है। ये इसके पास क्या है? ये वीटो पावर्स है। यानी वीटो पावर जब कभी भी होता है यह नेगेटिव होता है। जब कभी भी ये होगा ये क्या होगा? ये नेगेटिव होगा, नकारात्मक होगा। ये नकारात्मक होगा। तो खैर ये तो वहाँ की बात है, लेकिन अपने यहाँ भी संविधान में किसको अधिकार दिया गया है? वीटो संबंधी। ये राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है। वीटो संबंधी अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। तो जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये है प्रेसिडेंट ऑफ ये जो इंडिया है, तो इसको कौन कौन दिया गया है? इनको दिया गया है वीटो पावर। कौन कौन? तो इनको जो वीटो पावर दिया गया है आत्यंतिक वीटो पावर। ये आत्यंतिक वीटो ये क्या दिया गया है? पावर, यानी एब्सोल्यूट वीटो पावर। एब्सोल्यूट ये है वीटो, ये एब्सोल्यूट वीटो पावर ये दिया गया है आत्यंतिक वीटो पावर। एक दिया है निलंबनकारी वीटो पावर। निलंबनकारी ये है वीटो पावर। निलंबनकारी ये है वीटो पावर। ये वीटो पावर। और ये दिया है, ये इसको हम लोग कहते हैं पॉकेट वीटो पावर, यानी जेबीवी को वीटो पावर। पॉकेट ये है वीटो, ये पॉकेट वीटो पावर।
तो हम लोग ये तीनों पावर को देखते हैं कि ये तीनों पावर कैसे कैसे है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं आत्यंतिक एब्सोल्यूट वीटो पावर, आत्यंतिक वीटो पावर, ये है वीटो शक्ति, ये वीटो शक्ति। एब्सोल्यूट वीटो पावर, एब्सोल्यूट ये क्या है, ये है वीटो पावर। तो इसमें क्या है, ये जो राष्ट्रपति हैं ये क्या करेंगे, पूर्ण रूपेण किसी चीज़ को ये क्या करेंगे, ये लौटा देंगे, या अपना इसमें ये क्या करेंगे, हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो ये आत्यंतिक वीटो है। इसमें पूर्ण रूप से ये क्या करेंगे, ये लौटा देंगे, ये क्या करेंगे, ये लौटा देंगे, ये पूर्ण रूप से ये लौटा देंगे। लेकिन ऐसा संभव है नहीं, ये बड़ा ही क्या है, ये नॉमिनल है। इसके बाद यहाँ दूसरा क्या है, निलंबनकारी वीटो। तो निलंबनकारी वीटो में क्या है भाई, ये जो निलंबनकारी वीटो है, ये जो निलंबनकारी ये क्या है, ये वीटो है। इस निलंबनकारी वीटो में कौन सी होता है भाई, इस बात को देखिए। निलंबनकारी वीटो ये है निलंबन, ये है निलंबनकारी, ये है वीटो। इसमें क्या करेंगे कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद को लौटाएंगे, संसद को क्या करेंगे, ये लौटा देंगे। ये है निलंबनकारी, तत्काल के लिए इसको लौटा देंगे। लेकिन यदि वो पुनर्विचार करके पुनः फिर वही बात को देते हैं तो इनको क्या कर जाना पड़ेगा, इनको साइन करना पड़ेगा, उस विधेयक पर इनको क्या करना पड़ेगा, ये साइन करना पड़ेगा। और तीसरा बात इसका कौन है भाई, ये है जेबी वीटो, ये जेबी वीटो, इसी को हम लोग कहते हैं, ये है पॉकेट वीटो। तो जेबी वीटो में क्या है, इसमें दो तीन बात है। न तो ये अनुमति देंगे, ये इस पर क्या है भाई, अपना कोई अनुमति नहीं देंगे, एक बात। दूसरा इसमें कौन सी बात होता है, अनुमति देने से इनकार भी नहीं करेंगे, इनकार भी ये नहीं करेंगे। और तीसरी बात कि भाई ये इस पर कौन सा बात करेंगे भाई, इन पर ये किसी प्रकार का ये क्या करेंगे, ये अपने टेबल पर पड़े रहने देंगे। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाता है, ये जेबी वीटो कहलाता है। इसका प्रयोग मात्र एक बार किया गया, वो ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया। और ये जो ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया, जो माननीय राष्ट्रपति हमारे थे ज्ञानी जेल सिंह, उनके द्वारा एक बार किया गया। और कौन विधेयक पर किया गया, डाक विधेयक पर। ये किस पर किया गया, ये डाक विधेयक, ये कितना, यही डाक विधेयक पर ये किया गया। यह एकमात्र विधेयक है जिस पर कि जेबी वीटो का प्रयोग किया गया। ये 1986 में किया गया था। ये कितना में किया गया था, ये 1986 में किया गया था। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक देखा। अब मैं फिर कल आपसे ये बात करूँगा कि इसके और सारे क्या क्या अधिकार हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।